हेलो बच्चों, कल सरफेस एनर्जी बता रहे थे। उसमें मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो थोड़ा पीछे का भी आज बता दे रहे हैं, तब आगे स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या क्या बताया था कि एक हमने ये वायर का फ्रेम लिया। इस फ्रेम में ये स्लाइडिंग वायर है जो स्लाइड कर सकता है, और इसको फिर क्या किए, सोप सॉल्यूशन में, जैसे मान लो ये है वेसल, इसमें सोप सॉल्यूशन में इसको डुबा करके और फिर निकाल लिए। तो यहाँ पर फिल्म बना हुआ है, सोप का फिल्म बना हुआ है। अब इसको हमको धीरे धीरे बाहर खींचना है। तो कल यही हम बोल रहे थे कि इस वायर के ऊपर फिल्म की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा। तो वहां पर सिचुएशन क्या है उसको थोड़ा समझो तो बढ़िया से। जैसे ये स्लाइडिंग वायर है और ये फिल्म है, और ये स्लाइडिंग वायर है। तो स्लाइडिंग वायर को फिल्म किधर किधर से पकड़ रखा है। फिल्म का दो सरफेस, एक ऊपर वाला सरफेस और एक इस साइड से भी, इधर से भी सरफेस है। फिल्म का दो सरफेस। तो ऊपर वाले सरफेस से भी ये फोर्स लगा रहा होगा अंदर की तरफ, T इंटू एल, एल लेंथ का है तो, और नीचे वाले सरफेस से भी फोर्स लग रहा होगा T इंटू एल। तो 2T इंटू एल पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। इतना ही फोर्स जब हम लगाएं इधर, तब ये स्लोली मूव करवा सकते हैं। तो इसको फिर हमने क्या बोला था, स्लोली खींचना है जिससे फिल्म टूटे नहीं। स्लोली खींच, dx से खींचना है। बहुत कम दूरी से हमने इसको खिसकाया बाई dx। तो हमने वर्क कितना किया, ये वर्क हमने कल निकाला था, एक बार देख लेना। कम खींचने में कम वर्क डन, dw इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। इसी को आगे बढ़ाया था, कितना आ गया था, 2TL dx, t अलग कर लो, 2L dx। L तो इसका लेंथ है और dx क्या है इसका, कितना अभी। तो देखो, तो उसी चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ध्यान देना सब कोई। जैसे अभी इतना एरिया बाहर में है, ये एरिया, अब हम इसको फर्दर dx खींच रहे हैं बाहर। तो dx जो इसको बाहर निकाल दिए, तो जो नया एरिया क्रिएट हुआ है, तो नया एरिया जो क्रिएट हुआ, तो देखो इस साइड भी क्रिएट हुआ है नया एरिया, और इस साइड से, और ये पलट के दिखा रहे हैं, ये दूसरे साइड भी क्रिएट हुआ एरिया। बीच में नहीं सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन के बीच में है। तो दो दो सरफेस है, तो इधर भी मॉलिक्यूल्स आया सरफेस पर, इधर भी मॉलिक्यूल्स आया सरफेस पर। तो दोनों तरफ एरिया क्रिएट हुआ है, इसलिए एल dx एरिया इस साइड, एल dx एरिया उस साइड। तो क्या हो गया, ये T इंटू इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। तो dw इक्वल टू T इंटू डी आ गया। अब फिर लास्ट हमने क्या बताया था कि यही जो वर्क डन है, अगर इससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है, फिल्म का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सारा वर्क डन स्टोर्ड हो गया है ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी कितना, T इंटू डी ए। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, du इक्वल टू TdA। एरिया मान लो 0 से a में इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ इधर 0 से u। तो u इक्वल टू T इंटू ए बोल सकते हैं, या वैसे अगर बोलें तो u में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा u, ए में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा ए, तो डेल्टा यू इक्वल टू
टी डेल्टा ए। ये क्या हुआ? इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी टी इंटू डेल्टा ए। तो कल यहाँ तक हो गया था, उसके आगे ये और फिर इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी कितना हुआ? टी इंटू डेल्टा ए। इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ले रहे हैं फॉर्मूला का एप्लीकेशन के लिए। ये देखो, तो क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक वाटर ड्रॉप है, कैपिटल आर रेडियस का, उसको ब्रेक किया जा रहा है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिसका रेडियस ये n ड्रॉपलेट्स है ऑफ रेडियस स्मॉल r। चलिए, रेडियस तो लिख दिया हुई है। तो पूछा जा रहा है फाइंड इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी। इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? इनिशियल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि जो बाद में जो ड्रॉप्स बना है छोटा छोटा एन ड्रॉप्स, ये सबका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो पहले वाला जो ड्रॉप है उसके सरफेस एरिया से ये ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, मतलब सरफेस एनर्जी ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए पूछा गया क्वेश्चन इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मास से ले लेते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, कितना मास है पहले? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। बाद में कितना मास? तो डेंसिटी वही है, एन ड्रॉपलेट्स हो गया है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से स्मॉल आर क्या आ गया? r/n पावर 1/3। ये स्मॉल आर आ गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर मालूम है, स्मॉल एम मालूम है, तो स्मॉल आर निकल जाएगा यहाँ से। एक तो ये स्टेप है रहता है। दूसरा स्टेप अब निकाल दो कितना सरफेस एरिया इंक्रीमेंट हुआ है। तो मिटा रहे हैं, नोट कर लेना।
इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। डेल्टा ए इक्वल टू n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, बाद में जो n ड्रॉपलेट्स बना है उसका टोटल सरफेस एरिया माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई अगर हम कॉमन ले लें, स्मॉल n आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर 1/3 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कहने मतलब यहाँ से चेंज इन एरिया आ जाएगा। देयरफॉर इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब बड़े एग्जाम के लिए नहीं, छोटे मोटे मेडिकल में ये सब पढ़ाते रहता है क्वेश्चन सब। तो डेल्टा यू इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर वाटर ड्रॉप था इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर लिया गया। यहीं पर अगर सोप बबल होता तब, तो सोप बबल में अंदर में पूरे वाटर थोड़े है, अंदर में एयर है, तो सरफेस बाहर भी है और सरफेस अंदर भी है। उस केस में सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बाहर वाला, 4 पाई आर स्क्वायर अंदर वाला, क्योंकि थिकनेस तो नेग्लिजिबल है ना। तो टोटल वहाँ पर 8 पाई आर स्क्वायर होगा। तो वहाँ पर 8 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ध्यान रखना सोप वाले केस में। तो टी इंटू इंक्रीमेंट एरिया जो यहाँ पर निकाले हैं वो यहाँ पुट कर देंगे, तो निकल जाएगा इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी। तो ये था सरफेस एनर्जी मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब आगे देखते हैं आगे हेडिंग लिखो तो कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? ये है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द molecules of same substance। एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? ये है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द molecules of different substances। अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ये, और ये सेम सब्सटेंस होना चाहिए। तो कोहेसिव फोर्स सॉलिड के बीच में
ज़्यादा होता है लिक्विड के, और सबसे कम गैस के बीच में। मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए बोल रहे हैं सॉलिड के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है, लिक्विड के इसमें उससे कम है, और गैस मॉलिक्यूल लूजली सबसे कम बॉन्डेड यही है, और ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। अब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को बता रहे हैं। जैसे अभी हम मार्कर से लिख रहे हैं, ये मार्कर जो इसके ऊपर हम ये पैड के ऊपर चला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल सब इसमें से निकल करके इसके साथ चिपक जा रहा है। मतलब लिक्विड का जो, हालांकि यहाँ तो वो इससे ज़्यादा सही तरीका रहेगा, अगर मान लो ये चौक होता और ये बोर्ड है, और बोर्ड पर जब चौक को हम चला रहे हैं तो चौक मॉलिक्यूल सब जो सॉलिड है, ये चौक है, तो वहाँ जो मॉलिक्यूल्स जो आपस में बॉन्डेड है वो बॉन्ड टूट जा रहा है, और वो बॉन्ड इसके साथ बना ले रहा है। तो चौक मॉलिक्यूल आपस में जो कनेक्टेड है वो कौन सा बॉन्ड, वहाँ वो कौन सा फोर्स बोला जाएगा, कोहेसिव फोर्स। और ये चौक मॉलिक्यूल चौक को छोड़ करके बोर्ड के साथ चिपक गया, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हुआ, एडहेसिव फोर्स। तो क्या बोला जाएगा कि एडहेसिव फोर्स यहाँ स्ट्रॉन्गर है कोहेसिव फोर्स से, इसलिए चौक आपस में एक मॉलिक्यूल दूसरे को छोड़ करके इसके साथ चिपक जा रहा है। एक हम इस पर और एग्जांपल ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा उससे भी। जिससे हम दिखा रहे हैं कि ये मान लो ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है, तो ग्लास प्लेट पर हम वाटर ड्रॉप गिरा रहे हैं। तो वाटर ड्रॉप जब हवा में है, ये वाटर ड्रॉप है ये, तो वाटर ड्रॉप देखो स्फेरिकल है, लेकिन ये जैसे ही गिरेगा तो यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, वो बिखर जा रहा है वो, और ये ग्लास को भिंगा दे रहा है। वाटर ड्रॉप wets the glass plate। लेकिन यहीं पर अगर हम वाटर के बदले अगर मर्क्यूरी का ड्रॉप लें, Hg का ये ड्रॉप, तो अगर ये इसके ऊपर गिरेगा तो देखो कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा मतलब 100% स्फेरिकल नहीं रहा Mg लगने की वजह से, लेकिन फिर भी वो भींगा नहीं रहा है। मतलब यहाँ हम क्या बोलेंगे, Hg drop does not wet the glass plate।
तो यहाँ क्यों भिंगा दिया, वहाँ क्यों नहीं भिंगा पाया, तो क्या बोला जाएगा यहाँ पर, सिंस adhesive force between water molecules is greater than between water adhesive force between water and glass molecules is greater than cohesive force between water molecules। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है एडहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स यहाँ स्ट्रॉन्गर है, तभी वो जाकर के चिपक गया ग्लास के साथ। ऐसा नहीं है कि वाटर सारे मटेरियल के साथ ऐसे ही करेगा। अगर इसी ऊपर मान लो थोड़ा ग्लास के प्लेट के ऊपर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ होता तब ये जाकर उसके साथ नहीं चिपकेगा। तब वहाँ क्या लॉजिक बोलेंगे हम, तब वहाँ बोलेंगे कि एडहेसिव फोर्स कम है, वाटर और ग्रीस मॉलिक्यूल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो कम है कोहेसिव फोर्स से, इसलिए वो नहीं चिपक रहा है। जैसे यहाँ पर क्या बोला जाएगा इस केस में, यहाँ पर एडहेसिव फोर्स कम है कोहेसिव फोर्स से। सिंस एडहेसिव फोर्स between Hg and glass molecules is greater than cohesive force between Hg मॉलिक्यूल्स। Hg और Hg मॉलिक्यूल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, वो ग्रेटर है एडहेसिव फोर्स से, इसलिए वो इसके साथ नहीं चिपक पाया। मतलब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता तो चिपक जाता। यहाँ पर एडहेसिव कोहेसिव आपस में इसका मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज़्यादा है इसके बीच के कंपैरिजन में, इसलिए वो इसके साथ चिपक नहीं रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ। एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स क्या होता है, और इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि कोहेसिव फोर्स यहाँ ज़्यादा है, नहीं एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से। यहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स से। कोहेसिव एडहेसिव, अगर एडहेसिव ज़्यादा है तो चिपक जाएगा, कोहेसिव ज़्यादा है तो नहीं चिपकेगा। कोहेसिव है आपस में मॉलिक्यूल के बीच में, और एडहेसिव है दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में। तो कोहेसिव एडहेसिव क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चल रहे हैं। सब थियोरेटिकल पोर्शन सब है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डिस्कशन। शेप ऑफ मेनिस्कस।
शेप ऑफ मेनिस्कस। थोड़ा बढ़िया से इस पर कंसंट्रेट करना। एक वेसल ले रहे हैं, मान लो ग्लास का प्लेट है, ग्लास का वेसल है, तो कोई भी सॉलिड वेसल है और वेसल में लिक्विड ले रहे हैं। इधर पहले देख लो पिक्चर, ये वेसल है, वेसल में यहाँ तक लिक्विड है। तो पूरे पोर्शन का डायग्राम यहाँ नहीं बना रहे हैं हम केवल इतने ही पोर्शन को दिखा रहे हैं, इतने ही पोर्शन को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हुआ वेसल का, और उसमें यहाँ लिक्विड है, ये लिक्विड का सरफेस। तो ये जो कॉर्नर पर जो लिक्विड है मॉलिक्यूल है, कॉर्नर पर जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। यहाँ जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। एलिमेंट्री लिक्विड, उस एलिमेंट्री लिक्विड पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है उस पर सोचना है। अब एक बार हम 3D व्यू दिखा रहे हैं, देखना सब कोई। जैसे मान लो वेसल है, वेसल में यहाँ तक लिक्विड है, नीचे लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड है। तो यहाँ तक जो लिक्विड है, तो इस पोर्शन पर कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा उस सॉलिड की वजह से लिक्विड का आपस में। तो देखो कौन कौन से फोर्स इस पर लग रहा होगा। एक तो इसका वो भी सरफेस ऊपर ले रहे हैं, तो उसका बहुत ही कम मास, तो ग्रेविटी वजह से बहुत कम फोर्स होगा। फिर भी दिखा देते हैं, ग्रेविटी वजह से फोर्स DmG, ये ग्रेविटी का हुआ। हालांकि इसको बहुत कम है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। मेन जो यहाँ फोर्स है, ये लिक्विड सब लगा रहा होगा उस पर कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट किधर जाएगा वो देखना है। तो कैसे इमेजिन हो पाएगा, चलो यहाँ पर देखो, देखो इधर छोटा वाला वेसल ले रहे थे, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो यहाँ मॉलिक्यूल है, इधर वाला लिक्विड इधर खींच रहा है, इधर वाला लिक्विड इधर खींच रहा है, इधर वाला लिक्विड से इधर खींच रहा है। तो ये बताओ, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर कहाँ से, ये तो ऐसा था ना वेसल, वेसल तो लंबा है ना ये, और ये सरफेस है, ये सरफेस है। तो वहाँ तो ऐसे दिखा रहे हैं ना पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो इधर ही फोर्स, इधर ही फोर्स, इधर ही फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका इधर जाएगा ना। तो नेट कोहेसिव फोर्स इस पर किधर लग रहा होगा, बीचों बीच लग रहा होगा नेट कोहेसिव फोर्स। इसको कर ले रहे हैं हम FC, C4 कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स तो इधर लगा। कोहेसिव फोर्स कौन सा फोर्स था, जो सेम सब्सटेंस के बीच में, तो यहाँ पर लिक्विड सब जो उसको खींच रहा था,
उसका रिजल्टेंट हुआ। एडहेसिव फोर्स किधर लग रहा होगा वो बताओ। तो एडहेसिव फोर्स जैसे ये मॉलिक्यूल है और ये सॉलिड सरफेस है, उस मॉलिक्यूल को देखो, इधर वाला सॉलिड भी खींच रहा है, इधर वाला भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। अरे वहाँ जो हम लिए हुए हैं कैसा सिचुएशन है, ये मान लो सॉलिड सरफेस है और लिक्विड यहाँ से है, तो ये वाला लिक्विड की बात कर रहे हैं ना। तो इस लिक्विड को सॉलिड इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। पूरा हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये पूरा ये इसे, तो रिजल्टेंट किधर से जाएगा, तो रिजल्टेंट यहाँ पर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर यही मान लो, अगर किसी वेसल में टॉप तक लिक्विड भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक, अगर पूरा यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, उस केस में एडहेसिव फोर्स किधर जाएगा, तो सॉलिड को थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं, ये सॉलिड हो गया। तो अब देखो, ये तो नहीं कहेंगे अब एडहेसिव फोर्स इधर भी लग रहा है, वो उधर बोलना गलत है, उधर लग ही नहीं रहा है, इधर नहीं लग रहा है। लग किधर रहा है, इधर 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 इधर। तो जिस तरह से लिक्विड में केवल इतनी ही पोर्शन में लग रहा है, उसी तरह से तब सॉलिड में भी केवल इतनी ही पोर्शन में लग रहा है, तो नेट एडहेसिव फोर्स तब इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऊपर तक है सॉलिड, इसलिए नेट एडहेसिव फोर्स किधर लिखेंगे हम, नेट एडहेसिव फोर्स इधर लग रहा है, FE, नेट एडहेसिव फोर्स। नेट एडहेसिव फोर्स इधर लग रहा है और नेट कोहेसिव फोर्स इधर लग रहा है। तो यही एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, मैंने सरफेस कैसा होगा लिक्विड का, उसको डिसाइड करेगा यही दोनों फोर्स। ग्रेविटी वाला फोर्स तो नेग्लिजिबल है, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब फिर तब आगे डायग्राम बना रहे हैं, पहले से क्लियर हुआ निकले होगा, फिर से बता रहे हैं, देखना एक बार फिर से। ये वेसल है और इस वेसल में यहाँ तक लिक्विड है। वेसल का एक बाउंड्री है, जैसे ये वाला ये वेसल था ना, इसका खाली इतना ही डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, केवल इतना डायग्राम। तो लिक्विड दिख रहा है, तो यहाँ वाले लिक्विड को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस लिक्विड, एलिमेंट्री लिक्विड पर कौन कौन से फोर्स, इधर वाला मॉलिक्यूल खींच रहा होगा इधर की तरफ, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर की तरफ, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर वाला मॉलिक्यूल, तो नेट कोहेसिव फोर्स हो गया इधर, और इधर वाला मॉलिक्यूल इधर इधर सब मिला करके नेट एडहेसिव फोर्स हो गया इधर। तो यही कोहेसिव एडहेसिव दो फोर्स अभी हम समझा रहे हैं। ये सब भी जो जैसे जैसे बताए थे, फिर से उसको रिप्ले करके सुन लेना क्या क्या बोल रहे थे। तो अब यहाँ पर फिर से डायग्राम बना रहे हैं। on neglecting weight of the एलिमेंट्री लिक्विड। तो उसको नेग्लेक्ट करने के बाद तब क्या दिखाई देगा, यहाँ तक लिक्विड है, ये एलिमेंट्री पोर्शन हमने लिया था, इधर है एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, इधर है कोहेसिव फोर्स। ये एंगल 55 डिग्री होगा,
तो कोहेसिव फोर्स को अगर हम रिजॉल्व कर दें तो देखो, तो कोहेसिव फोर्स का जो कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एफ सी कॉस 45, और जो इधर की तरफ जो जा रहा है वो एफ सी साइन 45 होगा ना। एफ सी कॉस 45 इधर और एफ सी साइन 45 इधर, एफ ए इधर। तो एफ सी को भूल जाओ क्योंकि इसी को हमने तोड़ दिया ना दो टुकड़ा में। तो अब मेन है ये तीन फोर्स, ये और ये और ये, यही तीन फोर्स डिसाइड करेगा यहाँ पर सरफेस का शेप कैसा होगा उसको। तो अलग अलग हम केस बना रहे हैं। पहला केस ले रहे हैं हम कि केस 1, if FA be greater than FC sin 45, FA ज़्यादा है इससे, तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया FC sin 45 से। देखो डायग्राम में कौन किधर है, ये वाला फोर्स ग्रेटर है, ये वाला फोर्स स्मॉलर है, ये वाला तो है ही। तो ये दोनों मिलकर नेट किधर हो जाएगा, इधर ये लिक्विड हुआ, तो नेट फोर्स तब किधर, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, ये हो जाएगा इधर नेट फोर्स। एफ ए माइनस एफ सी साइन 45, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, एफ सी कॉस 45। तो ये दोनों मिलाकर नेट फोर्स किधर हो रहा है, उस एलिमेंट्री लिक्विड के ऊपर। तो दोनों मिलाकर नेट फोर्स इधर हो जाएगा ना। रिजल्टेंट फोर्स हो गया ये दोनों मिलाकर के। और ये एफ नेट किधर होगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर। और वैसे भी देखो ये नेट फोर्स सरफेस के अलॉन्ग हुआ ना, तो लिक्विड मॉलिक्यूल पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से मालूम है ना लिक्विड फ्लो कर जाता है। ये बता रखे थे जब हाइड्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी बताए हैं। तो ये टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से लिक्विड फ्लो करेगा। अब फ्लो करते 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 फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तब देखो कैसा सिचुएशन हो जाएगा। वहाँ पर इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। मतलब जो नेट फोर्स है ना, वो नेट फोर्स जो वहाँ सरफेस बना है उसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। यहाँ ये एंगल कितना 90 डिग्री एंगल।
तो यहाँ पर सरफेस कैसा बना मेनिस्कस का, कनकेव अप। तो शेप क्या बोला जाएगा, कनकेव अप। तो मेनिस्कस का शेप कनकेव अप हो गया। मतलब एडहेसिव फोर्स अगर ग्रेटर होगा FC sin 45 से तो कनकेव अप होना ही है, क्योंकि ये ग्रेटर रहा है इससे, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा, तो लिक्विड मॉलिक्यूल से इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो कर करके यहाँ पर ये चढ़ जाएगा। तो ही चढ़ गया है, मतलब ये समझो ना एडहेसिव ज़्यादा था इसलिए दीवार के साथ ज़्यादा चिपका हुआ है, वो ये सरफेस के साथ ज़्यादा चिपक गया है। तो मैंने इसका शेप कैसा, कनकेव अप हो जाएगा। इसी में हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं, इतना नोट कर लो, अभी नोट कर लो, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो और ये पिक्चर क्लियर होगा कि हम क्या बता रहे हैं सब। एक्चुअली में देखो थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्या है कि जैसे इसमें मान लो वाटर है, इसमें बहुत ही पतला ग्लास का ट्यूब डाल दो, ये कितना पतला है, इसका डायमीटर बहुत ही कम इसका डायमीटर, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो जब कैपिलरी ट्यूब इसमें डाल देते हैं तो ये देखा गया है कि वाटर इस पर ऊपर तक आ जाता है, मतलब ऊपर तक नहीं जाएगा, ये वाटर राइज करता है। तो यहाँ जो वाटर राइज किया यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसी घटना को बोलते हैं कैपिलरिटी। तो ये वाटर क्यों राइज कर रहा है, उसी सब का लॉजिक अब यहाँ से जनरेट होगा, उसी का ये पीछे का भी बैकग्राउंड का काम चल रहा है मेनिस्कस। एक्चुअली वाटर और ग्लास वेसल में मेनिस्कस का शेप ऐसा रहता है। अगर ये भी ग्लास वेसल होगा तो यहाँ भी ऐसा रहता है, और यहाँ भी मेनिस्कस जो बनेगा वैसा बनेगा। देख रहा है, वाटर को पहले से ही ग्लास पर चढ़ने का मन था, और जहाँ वो बहुत ही पतला रहने से यहाँ भी जब भी शेप बन रहा होगा वो इस तरह का शेप बनेगा। यहाँ भी देख रहा है, पूरा चढ़ने का मन अभी भी है, लेकिन अब चढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं चढ़ पाएगा वो सब हम लोग तो आगे डिस्कस करेंगे ही। अभी तो बस हम लोग कहाँ पर ध्यान क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरफेस, ये जो सरफेस यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये ऐसा क्यों बन रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये वाला सरफेस क्यों बन रहा है, जब एडहेसिव फोर्स FC sin 45 से ज़्यादा होगा तब ऐसा वाला सरफेस बनेगा, उसी केस में ऊपर चढ़ेगा लिक्विड। केस 2, केस 2 लिखो, इसी को पलट दे रहे हैं। केस 2 अगर FA स्मॉलर है FC sin 45 से, स्मॉलर है तब क्या होगा, उतना डायग्राम हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तब अगर स्मॉलर है तब बताओ तो इधर वाला फोर्स कम हो गया, इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो दोनों का मिला के नेट ये दोनों मिलाकर हो जाएगा इधर, चलो फिर बना दे रहे हैं, ये दोनों मिला के हो गया इधर FC sin 45 माइनस FA, और नीचे की तरफ ये इधर वाला कौन सा है FC cos 45। ये दोनों मिलाकर रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर हो गया ना इस बार। तो रिजल्टेंट फोर्स जो इधर हुआ उसके वजह से इस बार देखो मेनिस्कस का शेप कैसा हो जाएगा। तब रिजल्टेंट इधर हुआ ना, रिजल्टेंट इधर होने की वजह से, या नहीं तो समझो ना, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स की वजह से लिक्विड इस बार इधर फ्लो करेगा,
तो लिक्विड इधर फ्लो करके वहाँ पर से लिक्विड हट गया और सरफेस ऐसा हो जाएगा। मतलब जो नेट फोर्स हुआ ना, वो नेट फोर्स देखो यहाँ पर एफ नेट जो है उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होना जरूरी है, नहीं तो लिक्विड पर टेंसाइल फोर्स हो जाएगा जो फ्लो करवाएगा। तो यहाँ पर मेनिस्कस का शेप कैसा हुआ है, शेप कनकेव डाउन या कन्वेक्स अब बोल सकते हैं। ये कब होता है पता है, जब मर्क्यूरी को ग्लास वेसल में रखते हैं। जब मर्क्यूरी ग्लास वेसल में रखते हैं, देखना एक दो बार पहले भी हम जो बैरोमीटर बनाए थे तो उस टाइम का भी डायग्राम देखना। हम जो डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम ऐसा दिखाए थे, ऐसा मतलब पूरा पूरा सीधा नहीं दिखाए थे, क्योंकि ग्लास वेसल में रहेगा तो पूरा पूरा सीधा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। ऐसा क्यों, यही वजह है। और इसमें भी जब कैपिलरी ट्यूब डालेंगे ग्लास का बना हुआ, तो ये समझो ना कि ग्लास वेसल से दूर भागना चाहता है, तो कैपिलरी ट्यूब जो डालेंगे तो इसमें इस बार चढ़ेगा नहीं, उतरिए जाएगा। मतलब ये यहाँ तक नहीं रह करके समझो ये लेवल यहाँ नहीं रह कर यहाँ तक आ जाएगा। मतलब कैपिलरी राइज नहीं होकर के कैपिलरी फॉल हो जाएगा इस बार। तो मेनिस्कस का शेप कनकेव डाउन कब होगा, जब कोहेसिव वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए एडेसिव से। तीसरा केस अब क्या लेंगे बताओ तुम ही लोग, केस थर्ड क्या लें, जब दोनों बराबर हो जाए। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो लिखो थर्ड केस, केस 3 ले रहे हैं हम। इफ एफ ए बी इक्वल टू एफ सी साइन 45, जब दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाने पर कैसा क्या होना चाहिए बताओ, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ। बराबर हो जाने पर इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस कर लिया, तो दोनों तो नेट जीरो हो गया। बचा कौन सा फोर्स, केवल डाउनवर्ड वाला फोर्स कौन सा था, ग्रेविटी। ग्रेविटी यूनाइटेड कर दिया ना। कौन सा फोर्स था डाउनवर्ड वाला, एफ सी कॉस 45। और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स नहीं है, तो यही हो गया एफ नेट। और ये देखो ये फोर्स खुद ही सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो सरफेस पर परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए ना। कोई या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सरफेस के ऊपर कोई भी फोर्स टेंजेंशियल नहीं बचा। तो जब कोई फोर्स टेंजेंशियल नहीं बचा तो फ्लो नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब मेनिस्कस का शेप कैसा हो जाएगा, प्लेन। शेप ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस कैसा होगा, प्लेन होगा। कनकेव अप भी नहीं हुआ, कनकेव डाउन भी नहीं हुआ, क्योंकि जो कनकेविटी को जनरेट करता था वो दोनों आपस में बैलेंस हो गया। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। दिक्कत हुआ होगा, हालांकि हम बता दिए थे तभी बीच में कि ये कहाँ यूज होने वाला है, जिसका बैकग्राउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और थोड़ा क्लियर होगा।
और फिर तब पीछे करके फिर से सबको देखना सुनना, तब पूरा क्लियर समझ में आएगा क्या क्या हम कर रहे हैं। बोले थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है और ये सब थोड़ा टफ भी पड़ता है। तो ये मेनिस्कस का शेप हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। टर्म है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। ये सरफेस हुआ वेसल जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड का मेनिस्कस मान लो ऐसा सरफेस बनाया है। ये कनकेव अब वाला हमने लिया। तो क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर है उसको सुनते चलो बढ़िया से। जहाँ पर दोनों का बाउंड्री है वहाँ पर हम सॉलिड पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब वेसल पर भी वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और लिक्विड के सरफेस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ऑन द वेसल एट द जंक्शन। और ये टेंजेंट किसके ऊपर है, टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस एट द जंक्शन। दोनों टेंजेंट, अब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल को ही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोला गया है। और वो कौन सा एंगल होना चाहिए, जो एंगल लिक्विड के अंदर दिखाया गया है, इनसाइड द लिक्विड, यही है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोले समझ आया, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल दिख रहा है वो इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए। इनसाइड द लिक्विड। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर हुआ। अब कुछ सिचुएशन दिखा रहे हैं, बताओ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, कितना होना चाहिए। जब मर्क्यूरी ग्लास प्लेट, ये ग्लास वेसल में होता है तो उसका सरफेस इस तरह का, तो यहाँ इस केस में कैसे निकाला जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन सा होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या हमने रूल बताया कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये तो वेसल का टेंजेंट हुआ। दोनों टेंजेंट के बीच का शॉर्टेस्ट एंगल बोले थे क्या, नहीं, दोनों टेंजेंट के बीच का वो एंगल जो इनसाइड द लिक्विड है। तो इनसाइड द लिक्विड कौन सा है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बीच में इनसाइड द लिक्विड।
ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर दिख रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री है ये। ऑब्ट्यूज है। अगर ऐसा है तब कितना होगा एंगल? ये ग्लास वेसल और वाटर नहीं है। ग्लास वेसल और वाटर होता तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये चढ़ने की कोशिश करता ना, वो नहीं है। तो यहाँ पर कैसे होगा? टेंजेंट ड्रॉ करो। लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर ये सॉलिड का टेंजेंट और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल इनसाइड द लिक्विड, ये वाला होगा। ठीक। लेकिन यही अगर वाटर रहता है, जैसे बोला जाता है प्योर वाटर इन ग्लास प्लेट, इन ग्लास वेसल, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के केस में देखो बोला जाता है प्योर वाटर रहेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। प्योर वाटर के केस में पहली बार बात सुन रहा होगा, प्योर वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। प्योर वाटर इन ग्लास वेसल, प्योर वाटर। तो यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाला जाएगा? ये हो गया वेसल का टेंजेंट और यही हो जाएगा लिक्विड का भी टेंजेंट। तो यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। पूरा ये टेंजेंशियल है लिक्विड। यहाँ पर थीटा कितना था? 90 डिग्री। प्योर वाटर इन ग्लास, ये वाला केस है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग। लिखो कैपिलरिटी। कैपिलरिटी किसको बोलते हैं? तभी हम बताए थे कि वेसल में मान लो वाटर भरा हुआ है और ग्लास का कैपिलरी ट्यूब हम उसमें डाल रहे हैं, तो वाटर उसमें राइज करेगा। इसी घटना को बोलते हैं कैपिलरिटी। या वही अगर मर्क्यूरी भरा हुआ था वेसल में, तब कैपिलरी ट्यूब डालेंगे, तब मर्क्यूरी फॉल करता है, उसको भी कैपिलरिटी बोलते हैं। तो वो कैपिलरी फॉल है और ये वाला राइज था। तो क्यों राइज करता है उसको देखते हैं। कैपिलरिटी क्या है? राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब।
तो थोड़ा समझना। वाटर है और इस वाटर में हम कैपिलरी ट्यूब डाल रहे हैं। तो देखो ट्यूब बहुत पतला है, बोल दिए शुरू में हम ट्यूब बहुत पतला है, लेकिन हम दिखाएंगे थोड़ा सा मोटा, नहीं तो फिर समझा नहीं पाएंगे, डायग्राम कुछ बन नहीं पाएगा, कुछ फीलिंग नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा इसको मोटा दिखा रहे हैं। ये बहुत ही पतला। तो कैपिलरी जब ग्लास का है तो वाटर तो इस पर ऐसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री वाला केस होगा। तो देखो, तो इनिशियली जब हम डालेंगे तब यहाँ पर कैसा सिचुएशन होगा। जैसे इसको इसमें डालेंगे तो वाटर का यहाँ मेनिस्कस कैसा बना होगा। मेनिस्कस ऐसे बना होगा ना, मेनिस्कस ऐसा बना होगा। तो ऐसा मेनिस्कस बनने से नीचे लिक्विड है, हम पॉइंट सब ले रहे हैं, पॉइंट 1 ले रहे हैं यहाँ पर, जस्ट नीचे पॉइंट 2 ले रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट 3 ले रहे हैं, और जस्ट यहाँ पर हम पॉइंट 4 ले रहे हैं। हम 4 पॉइंट दिखा रहे हैं। चलिए अभी प्रेशर मेथड से हम कैपिलरिटी, मतलब यहाँ जो राइज करेगा लिक्विड, उसको समझाने की कोशिश करेंगे प्रेशर वाले मेथड से। पहले तो ये बताओ, ये इनिशियल सिचुएशन है अभी जब से हम डाले हैं तब। ये बताओ P1 P4 सब के सब किसके बराबर, PATM बराबर होगा ही नहीं होगा, दोनों खुला हुआ एटमॉस्फेयर में। और ये मेनिस्कस यहाँ पर देखो सरफेस लिक्विड का सीधा सीधा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर में कोई अंतर होगा क्या 1 और 2 पर? नहीं होगा। तो P1 और P2 भी बराबर है, ठीक। लेकिन ये बताओ P4 और P3 कोई बराबर बोल सकता है क्या? एक्सेस प्रेशर वाला टर्म याद है, P4 ज्यादा होगा P3 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा बताओ? P4 ज्यादा होगा ना। तो यहां तो हम लोग देखते हैं कि P4 माइनस P3 वो कितना हो जाएगा 2T/R के। याद आया फॉर्मूला, दैट इज P4 ग्रेटर है P3 से। और देखो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि P2 और P4 बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, P2 ग्रेटर हो गया P3 से। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि जब लिक्विड रेस्ट में आता है ना, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर, यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सिंस point 2 and 3 are at the same horizontal level। तो जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं P2 ग्रेटर है P3 से, मतलब यहाँ ज़्यादा प्रेशर है यहाँ से। तो हम लोग जानते हैं ना लिक्विड फ्लो करता है किधर से किधर, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, देयरफॉर लिक्विड फ्लो फ्रॉम 2 to 3।
पॉइंट क्लियर हुआ? क्या क्या मत आए एक बार देख लो फिर से तुरंत। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ वही प्रेशर, और जबकि 3 पॉइंट प्रेशर कम है। तो 0.3 जब प्रेशर कम है 0.2 से, तो लिक्विड इधर से फ्लो करेगा। मतलब जब लिक्विड जब अंदर घुसने का मतलब क्या हुआ कि ये राइज करेगा। तो जैसे लिक्विड फ्लो फ्रॉम 0.2 to 3, इसको एक बार नोट कर लो। इससे क्या हो जाएगा, therefore liquid will rise in the tube till the pressure becomes equal between the points 2 and 3। तो ये इनिशियल पॉइंट रहा, इनिशियल सिचुएशन रहा। फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, नोट कर लिया? देखो फाइनल डायग्राम, वही ट्यूब है, लिक्विड राइज कर करके यहाँ तक पहुँच गया। लिक्विड यहाँ तक तो अब देखो 0.1, 0.2, 0.3 और यहाँ हो गया है 0.4। यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 0.5। ये फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनल सिचुएशन में क्या क्या करें हम, ये h हाइट तक लिक्विड राइज किया है, तो P4 से चलो पहुंच जाओ P2 पर। फाइनली क्या होना है, जितना प्रेशर 3 पर उतनी ही प्रेशर 2 पर, और P3 कितना हो जाएगा, इधर से चलते हैं P4 प्लस नहीं माइनस ना, क्योंकि हम लोग कनकेव से बाहर निकल रहे हैं, कनकेव की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। -2T/R 0.5 आ गए। फिर उसके बाद H डेप्थ में नीचे जाना है, तो ρgH पहुँच गए 3 पर, और इधर P2 है, P2 उसके नीचे लिखो। अब P4 को क्या लिखेंगे, PATM
माइनस 2T/r प्लस रो जी एच इक्वल टू P2 को क्या लिखा जाएगा, वो भी PATM के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, रो जी एच इक्वल टू 2T/r। रो जी एच इक्वल टू 2T/r आ रहा है। Therefore H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2T/ρgr। वेयर R क्या था, R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द meniscus। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस का रेडियस है। तो प्रेशर मेथड से कैसे कैसे हमने समझाया, थोड़ा फिर से एक बार देख लो। सबसे इनिशियली लिक्विड के वेसल में हमने कैपिलरी ट्यूब को हमने डाला, जिससे हमने कैपिलरी ट्यूब को डाला तो 4 पॉइंट हमने दिखाया कि, और वैसे भी पहले हम लोग पढ़ ही लिए थे कि अगर ग्लास है और मान लो वाटर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होगा तो ये पहले से ये ग्लास को भिंगाएगा और उसको चढ़ने की कोशिश करेगा। इनिशियल सिचुएशन है शुरू का। तो इनिशियल सिचुएशन में हमने क्या क्या देखा कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ प्रेशर कम है। तो हम लोग जानते हैं लिक्विड फ्लो करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये लिक्विड का फ्लो शुरू हुआ। अब फ्लो शुरू होने से ये ऊपर चढ़ते गया और चढ़ते चढ़ते इस साइड तक पहुँच गया। ये फाइनल सिचुएशन में बोला। फाइनली इक्विलिब्रियम में जब आएगा तब क्या होगा, सेम लेवल पर सेम प्रेशर, सेम लिक्विड है ना, तो सेम प्रेशर कर दिया तो P2 और P3 सेम कर दिया। तो इधर से P4 और माइनस 2T/r, क्योंकि हम लोग कनकेव साइड से कन्वेक्स साइड की तरफ जा रहे हैं, इधर प्रेशर ज़्यादा इधर कम। फिर उसके बाद रो जी एच नीचे आ गए, और फिर जितना यहाँ उतने यहाँ, तो सबको इक्वल करके काट करके क्या आ गया, H इक्वल टू 2T/ρgr। H इक्वल टू कितना आ गया, 2T/ρgr। वेयर R क्या है, मेनिस्कस का रेडियस। ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस नहीं है ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कब होगा वो देख लो। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होगा ना, वाटर का केस जो हम अगर बोलते हैं तब, वाटर इन अ मतलब प्योर वाटर इन अ ग्लास वेसल, उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होगा। तब थीटा का वैल्यू 0 होने से कैपिलरी ट्यूब का रेडियस और मेनिस्कस का रेडियस सेम होगा, नहीं तो बाकी केस में सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये ट्यूब है, मान लो इसमें लिक्विड यहाँ तक राइज किया है, तो ये मेनिस्कस है, शेप ऑफ मेनिस्कस ऑफ रेडियस स्मॉल r, और इसका रेडियस कैपिटल R है। कैपिलरी ट्यूब है। तो देखो, तो हमको कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन निकालना है। यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किधर होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको डिफाइन किया गया याद है,
टेंजेंट ड्रॉ करके ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो कैपिटल और स्मॉल आर में कैसे रिलेशन निकालेंगे हम। ये मेनिस्कस पर नॉर्मल ड्रॉप करो, तो मेनिस्कस के सरफेस पर अगर नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ना, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। मतलब इसको अगर हम ओ बोले हैं, इसको ए, और फिर यहाँ से इसको मिला दो बी। देखो ट्रायंगल ओ ए बी को देखो बढ़िया से, ओ ए बी, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल, तो जब ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये टोटल भी 90 है तो ये हो जाएगा थीटा। इतना एंगल वाला केस ज्योमेट्री हम लोग पहले जानते हैं, एक बार अपने से करके देखना। हम कितना भी डायग्राम छोटा है ऐसे करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। ये एंगल थीटा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और ये टोटल 90 ना, देखो ना ये एंगल टोटल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल 90, तो ये टोटल जो 90 और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वही यहाँ दिखाया है। तो बताओ यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे रिलेट हुआ देख लिया। वही अगर वाटर केस होता तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 हो जाता, तो स्मॉल आर कैपिटल आर सेम हो जाता। डायग्राम बना लेना, और यही आर का वैल्यू पुट कर देते हैं जो कैपिलरी राइज हुआ है उसके फॉर्मूला में। Therefore h इक्वल कितना आ गया, तभी 2t बाई रो जी आर आया था ना, 2t बाई रो जी स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t कॉस थीटा बाई रो जी आर। तो h इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला फॉर्मूला आ गया। यह कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। दिख रहा है, अगर यहाँ पर थीटा लेस देन 90 होगा देन H पॉजिटिव होगा। दैट इज पॉजिटिव होने का मतलब क्या, दैट इज कैपिलरी राइज होगा। और अगर जब थीटा लेस देन 90 हो, ये ग्रेटर देन 90 हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस केस में ऑब्ट्यूज एंगल होता है, पीछे बताए थे ना मर्क्यूरी वाले केस में। तो उस केस में देखो एच का वैल्यू, इफ थीटा मोर देन 90 डिग्री देन एच नेगेटिव आएगा। तो कैपिलरी राइज नहीं होकर क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिलरी फॉल, राइज नहीं होकर के फॉल करेगा।
तो ये फॉल वाला काम भी तुम लोगों को अपने से करना। ये हम यहाँ पे दे रहे हैं, अपने से निकालना तो कितना फॉल करता है फॉर्मूला। ये मर्क्यूरी है और इसमें हम कैपिलरी ट्यूब डाल रहे हैं। तो जब ट्यूब डाले होंगे तो यहाँ भी क्या सिचुएशन हुआ होगा, क्योंकि मर्क्यूरी है ना, उसका प्रॉपर्टी है वो इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा, इधर भी इस तरह से जाएगा। तो इस तरह हो जाने से फिर से 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट ले लेना जैसे वहाँ किए थे, और उससे डिसाइड करना कि एच नीचे होगा, मतलब लिक्विड वहाँ चढ़ेगा नहीं, यहाँ पर लिक्विड अंदर से ही बाहर आएगा। ये करना होमवर्क हुआ वो। और इसी में अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, दैट इज नो कैपिलरिटी। तो ये कैपिलरी वाला अभी कंटिन्यू रहेगा, कल इसमें और आगे बताएंगे। फोर्स मेथड से भी कैपिलरी ट्यूब में जो राइज और फॉल होता है उसको दिखाएंगे। ये प्रेशर मेथड से दिखाए, फोर्स मेथड से कल दिखा करके, तो उम्मीद है ये कल इसका थ्योरी सब कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आज बताए बहुत इम्पोर्टेंट था, थोड़ा टफ था, तो उसको बार बार देखना, समझने की कोशिश करना।